हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शुचीज़ एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट एनालिसिस। मैनेजर इकोनॉमिक्स जो आप बीबीए एमबीए में पढ़ते हैं उसमें कॉस्ट एनालिसिस का एक विशेष स्थान होता है। अब कॉस्ट एनालिसिस क्या है, देखिए, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम कोई प्रोडक्शन करते हैं और उसमें जो भी हमारा खर्चा होता है, जितना भी हमारा पैसा लगता है, वो सब कॉस्ट में आता है। यानी कि हम बिजनेस करेंगे तो पैसा लगेगा और जो पैसा हमारा बिजनेस में खपता है, लगता है, उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी आप कोई बिजनेस करने जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो वही पैसा आपका कॉस्ट है। उसी की पढ़ाई को, उसी के एनालिसिस को हम कॉस्ट एनालिसिस कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। व्हाट इज कॉस्ट एनालिसिस? सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ये होता ही क्या है। कॉस्ट एनालिसिस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट in relation to one or more production criteria। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं, ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनका हम जिक्र करेंगे आगे चल के। उनके अनुसार कॉस्ट कैसे रिएक्ट करती है, हमारी लागतें, जिन्हें हम हिंदी में लागतें कहते हैं, कॉस्ट कैसे रिएक्ट करती हैं, वो क्या है? आपका कॉस्ट एनालिसिस है। यानी कि उसकी पढ़ाई, यानी कि उसके बिहेवियर को, जैसे कॉस्ट बढ़ रही हैं, घट रही हैं, या आपकी सेम रह रही हैं, ये सब चीजें हम उसमें डिस्कस करते हैं। नेमली साइज ऑफ आउटपुट। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन सी स्थितियां हैं? साइज ऑफ आउटपुट। देखिए, कॉस्ट यानी लागत जो है आउटपुट के साथ बढ़ती है। क्यों भाई? जितना ज्यादा माल आप उत्पादन करेंगे, जितना बड़ा बिजनेस आप खोलेंगे, जितनी ज्यादा चीजें बनाएंगे, उस हिसाब से लागत भी तो लगेगी, पैसा उतना ही तो लगता है भाई। अब मान लीजिए आपने एक बर्गर बनाना है तो उसमें पैसे कम लगेंगे, और आपको अगर 100 बर्गर बनाने हैं तो ज्यादा पैसे लगेंगे। अगर आपको 1000 बर्गर बनाने हैं किसी कंपनी में, जैसे कि मैकडीज वगैरह बनाते हैं, तो और ज्यादा अमाउंट लगेगा। तो जैसे जैसे हम उत्पादन बढ़ाते हैं, हमारे कॉस्ट बढ़ती है। फिर स्केल ऑफ ऑपरेशंस, जितनी बड़ी तादाद में हम उत्पादन करते हैं, स्केल यानी कितना बड़ा हमारा व्यापार है। जैसे मैकडी पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो स्केल ऑफ ऑपरेशंस का इंटरनेशनल लेवल है, पूरे डिफरेंट कंट्रीज में है। या फिर अगर आप किसी कॉलोनी में छोटी सी बेकरी चलाते हैं, वहां पे बर्गर्स बनाते हैं, या कोई आपका फूड ट्रक है वहां बनाते हैं, तो सबके स्केल अलग है। मतलब तादाद कितनी है, कितनी सारी आप चीजें बना रहे हैं, उसके लिए। तो उसमें भी जितना ज्यादा आपका बड़ा स्केल होगा, अब मैकडी का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, और एक जो फूड ट्रक है, छोटा सा या ठेला है बर्गर का, उसकी कॉस्ट कम होगी उसके मुकाबले। देन प्राइस ऑफ फैक्टर्स प्रोडक्शन एंड अदर रेलेवेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इसका बहुत ही रिसेंट एग्जांपल मैं आपको दूं तो टमाटर के प्राइस जब बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो नॉर्मली बर्गर से टमाटर गायब हो गए, या फिर वो जब डाले गए तो अब वो बर्गर के एकदम दाम तो बढ़ा नहीं सकते। वो जो वेंडर्स हैं, जो दुकानदार है, तो वो क्या हुआ कि उनके ऊपर उसका बोझ पड़ा, यानी कॉस्ट बढ़ गई। जैसे ही कोई कच्चा माल, जो चीजें उसमें लगती हैं, आप जो उत्पादन कर रहे हैं, उस माल की कीमत बढ़ती है, उसके साथ साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। यानी लागतें बढ़ेंगी कि नहीं भाई? पैसा ज्यादा लगेगा यानी लागत बढ़ गई, तो कॉस्ट बढ़ गई। देन जो आपके और फैक्टर्स कौन से? एडवर्टाइजिंग। आप जितना अच्छा एडवर्टाइजिंग करेंगे, अब आप किसी रीजनल आर्टिस्ट को ले लो, या आप खुद ही उस एड में काम करो, तो पैसे कम लगेंगे। आप अगर आप ऐश्वर्या राय जी को ले रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी को ले रहे हैं, या शाहरुख खान जी को ले रहे हैं, वहां पे क्या होगा? 2-3 करोड़ रुपए तो उनकी वहां पे एड में एक्टिंग की फीस हो जाएगी, तो आपके एड की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो एडवर्टीजमेंट कैसा आप कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल का कर रहे हैं, नेशनल लेवल का कर रहे हैं, उस हिसाब से भी आपकी लागतें बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, आपकी चीजें कहाँ कहाँ जाती हैं, नेशनल लेवल पे जा रही हैं, या छोटी सी कॉलोनी में ही आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इधर उधर जा रही हैं, कोई जरूरत नहीं ट्रांसपोर्टेशन की, इनफैक्ट कॉलोनी में तो, या पूरे शहर में आपकी जो है बिक्री हो रही है, उस हिसाब से आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है, इधर उधर आवागमन के साधन, जैसे ट्रक यूज करेंगे आप अपने सामान को ले जाने के लिए, डिलीवरी के लिए, तो उसमें आपकी कॉस्ट बढ़ती है। फिर मार्केट डिस्ट्रप्शंस, अगर इन्फ्लेशन आ गया, महंगाई बहुत बढ़ गई, जैसे अभी टमाटर के दाम मैंने बताए, उसमें थोड़ा सा उछाल आया, या फिर सारी चीजों के दाम बढ़ गए। देखिए, इन्फ्लेशन ऐसा नहीं होता कि एक चीज के दाम बढ़ गए, प्राइस बढ़ गए तो इन्फ्लेशन आ गया, नहीं। जब कंसिस्टेंटली लंबे समय तक सभी चीजों के दाम एक साथ बढ़ने लग जाते हैं और वो वापस से कम नहीं होते, तो उसको क्या कहते हैं? हम इन्फ्लेशन कहते हैं, नॉर्मली साधारण भाषा में। अब ऐसे आपका और जैसे कोरोना आ गया, उसके काल में फिर आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वजह से बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, कभी आपका लेबर महंगा हो गया, उस वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ती है। फिर अनफोर्सीन
सर्कमस्टांसेस, अब कोविड-19 जैसे था, डिमोनेटाइजेशन था, ये किसी ने सोचा नहीं था, या फिर जैसे कश्मीर में बाढ़ आ गई थी, फिर आपकी हिमाचल प्रदेश में नेचुरल कैलामिटी आई, इन सब की वजह से भी आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है किसी भी चीज की। देन We know production analysis deals with physical aspects of production. अब प्रोडक्शन एनालिसिस क्या करता है, वो तादाद देखता है कितना उत्पादन हुआ। इसी तरह कॉस्ट एनालिसिस क्या देखता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, यानी पैसा कितना लगा, यहाँ पे माल कितना लगा देखते हैं प्रोडक्शन एनालिसिस में, मतलब कितने माल से हमने कितना उत्पादन किया। अब यहाँ से हम ये देखते हैं कि कितने पैसे से हमने कितना उत्पादन किया, तो यहाँ पैसा इन्वॉल्व है कॉस्ट एनालिसिस में, ठीक है, मनी इन्वॉल्व है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, और यहाँ पे क्या है आपका जो उसकी जो क्वांटिटी इन्वॉल्व है आपके कच्चे माल की या रॉ मटेरियल की, या फिर आउटपुट की क्वांटिटी, क्योंकि प्रोडक्शन का आउटपुट आपका जो फिनिश प्रोडक्ट है वो होती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बिजनेस ऑपरेशंस एंड डिसीजंस। तो आपकी कॉस्ट एनालिसिस, भाई देखिए बिना पैसे के कौन सा बिजनेस होता है मुझे पता नहीं है, क्योंकि बिना पैसे के कोई बिजनेस नहीं होता, इसीलिए कॉस्ट एनालिसिस वहां हर जगह होगा जहां आप बिजनेस करेंगे, मतलब बिजनेस बिना कॉस्ट के नहीं हो सकता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। देन अब देखते हैं हम व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज द टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एनी कमोडिटी और सर्विस, यानी कि किसी भी वस्तु को उत्पादन करने में या उसे बेचने में जितना भी पैसा लगता है वो क्या है, आपका कॉस्ट है। द प्रोड्यूसर हैज टू इनकर कॉस्ट टू अर्न रेवेन्यूज, और अगर किसी उत्पादक को पैसा कमाना है, मुनाफा कमाना है, तो उसे कॉस्ट तो लगानी पड़ेंगी, लागतें तो झेलनी ही पड़ती हैं, इससे कोई उसका छुटकारा नहीं है। यानी कि जब हम कोई सोचते हैं कोई चीज प्रोड्यूस करने की, उत्पादन करने की, और उसका उत्पादन करते हैं तो कॉस्ट लगती है। और एक वस्तु को उत्पादन करने की विभिन्न जो हमारी स्थितियां होती हैं, स्टेप्स होती हैं, वो सारे में जितना पैसा लगता है, प्लस उसको सेल करने में, क्योंकि एडवर्टीजमेंट भाई देखिए सेलिंग है, आपका जो कमीशन देंगे आप दुकानदार को, दुकान में जो सेल हो रही है, मतलब सेल होने तक, यानी कि सेल कब होती है चीज, जब फाइनली कंज्यूमर के पास आपकी वस्तु चली जाए, वो पैसा आपको दे दे। जैसे कि हम बाजार से जब कैमरा खरीदते हैं, या हम कोई बर्गर खरीदते हैं, ट्यूबलाइट खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, पेंसिल, छोटी सी पेंसिल भी जब खरीदते हैं, तो वो सेल हो गई, यानी कि कब सेल होती है, जब कंज्यूमर ने पैसा दे दिया, आपका उपभोक्ता पैसा दे दे दुकानदार को, और वो अपने घर लेकर चला जाए उसे, तो इसको क्या कहते हैं हम, सेलिंग कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ सेलिंग तक आपका जितने भी कॉस्ट लगती है वो सब क्या है, आपकी कॉस्ट है। The cost concept states that all accounts are recorded in the book of accounts at their purchase price. अब यहाँ पे कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है, देखिए प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, और कंज्यूमर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है, प्राइस। क्योंकि जब मैं कैमरा खरीदने बाजार में जाऊंगी तो वो मुझे प्राइस बताएंगे, कॉस्ट यानी कि उसकी कीमत बताएंगे। अब यहाँ कॉस्ट क्या है, लागत है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है जब कोई प्रोड्यूसर कोई चीज प्रोड्यूस करता है तो वो कॉस्ट को कंसीडर करता है। देखिए अंतर समझिएगा इसमें क्या होता है, जब हम बर्गर खरीदते हैं तो वो प्रोड्यूसर ने बना के हमें बेचा है, तो उसमें सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती हैं। और जब हम उसको खरीदें, जैसे सपोज हमने बर्गर 250 रुपए का खरीदा, या 100 रुपए का खरीदा, या 50 रुपए का, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट आउटलेट होते हैं, अलग अलग बर्गर्स के प्राइस होते हैं, तो जिस दाम पे हमने खरीदा वो क्या है, प्राइस है कंज्यूमर के लिए। लेकिन प्रोड्यूसर ऐसा नहीं करता, प्रोड्यूसर आपका टमाटर कहीं से खरीदेगा तो टमाटर कहीं से खरीदा, या आलू कहीं से खरीदा उसने टिक्की बनाने के लिए, तो टिक्की बनाने के लिए जो आलू खरीदेगा वो आपके होलसेल प्राइस पे खरीदता है, लेकिन उस दाम पे हमें बेचता नहीं है वो। तो जिस दाम पे उसने आलू खरीदे वो कॉस्ट है, उसके लिए लागत है, लेकिन हम उस दाम पे बर्गर्स नहीं प्राप्त कर सकते, हमें तो जो दाम हमें प्रोड्यूसर दे रहा है उस पर प्राप्त करेंगे, तो कॉस्ट क्या है, लागत है, ठीक है। प्रोड्यूसर अपनी कॉस्ट इन्वॉल्व करता है, प्राइस बाद में डिसाइड करता है, ठीक है, सारी कॉस्ट को जोड़ के वो प्राइस डिसाइड करेगा। उसमें प्राइस में क्या मुनाफा भी जुड़ा रहता है, लेकिन कॉस्ट में मुनाफा नहीं जुड़ा रहता, ठीक है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मनी और मॉनेटरी टर्म्स, ये मनी टर्म्स में एक्सप्रेस होगा। दिस इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टॉलेशन, बट नॉट एट इट्स मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस नहीं, यहाँ हम कॉस्ट प्राइस लेते हैं, सब चीज बार्गेन प्राइस पे होती है, प्रोड्यूसर सब अरेंज करता है, तो वो उसमें वहां पे जो लागतें होती है वो इंक्लूड करता है, वहां मार्केट प्राइस नहीं होता। वो हमेशा चीजों को होलसेल दाम पे खरीदेगा या बार्गेन प्राइस पे, कम दामों पे खरीदता है वो। द प्रोड्यूसर अलाउज द आउटफ्लो ऑफ द मनी फॉर द सेल ऑफ प्रोडक्ट। अब सेल करने के लिए भी आउटफ्लो होता है, भाई देखिए एडवर्टीजमेंट उसे करना पड़ेगा, पैम्फलेट्स बांटने पड़ेंगे, जो सेलर है,
जो आपका रिटेलर नहीं होते, दुकानदार जो होते हैं, जैसे कि आपके जो भी ग्रोसरी स्टोर होता है, वहां पे अगर मैं मैगी कंपनी की सपोज मैं कोई डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या वहां की मैनेजर हूँ, तो मुझे उस जो दुकान वाला है उसको कमीशन देना पड़ेगा। भाई हमारी प्रोडक्ट आप रखो अपनी दुकान पे, इसे बेचो, हम आपको कमीशन देंगे। तो इनका कमीशन बंधा हुआ होता है। तो सेलिंग के लिए भी बहुत पैसा खर्च होता है। ऐसा नहीं कि चीज बना ली तो ऐसे ही बिक जाएगी, नहीं, बेचने के टाइम भी बहुत पैसा हमारा एडवर्टीजमेंट पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है, ट्रांसपोर्टेशन में जाता है, हर चीज में जाता है। तो आउटफ्लो आपका मनी का होता है। आफ्टर द सेल ऑफ द कमोडिटी द बिजनेस गेन्स एन इनफ्लो ऑफ मनी। देखिए जब चीज बिक जाती है, हमने सपोज नूडल्स बनाए, बर्गर्स बनाए, या हमने बिस्किट्स बनाए, उन चीजों को बेचकर बाजार में जो पैसा मिलता है, तब हमारा इनफ्लो होता है, यानी कि हमें पैसा प्राप्त होता है, मिलता है। समझ में आया? देन अब देखते हैं कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। कॉस्ट फंक्शन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल कोरिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड द टोटल कॉस्ट। तो ये क्या है? कोरिलेशन है, तारतम्य है, एक तरह का रिलेशन है। क्या? जैसे कि कॉस्ट किस पे डिपेंड करती है? मैंने पहले बताया था क्वांटिटी पे। जितनी ज्यादा क्वांटिटी उतनी ज्यादा आपकी लागत होगी। तो इसका मतलब क्या है? कॉस्ट का यानी लागत का सीधा संबंध है आपकी क्वांटिटी के साथ में, यानी कि जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ेगी, क्वांटिटी घटेगी तो कॉस्ट भी घटेगी। समझ में आया? इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? कॉस्ट फंक्शन कहते हैं। सिंपल। देन जहां पे सी क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी उत्पादन की लागत है। क्यू क्या है? क्वांटिटी ऑफ द आउटपुट है। ये क्या है? कितना उत्पादन हुआ, इसकी क्वांटिटी, यानी कि हमने एक बर्गर बनाया, 10 बनाए, और 100 बनाए, 1000 बनाए, इसकी क्वांटिटी कितनी ज्यादा तादाद में हमने अपना उत्पादन किया। एफ क्या? फंक्शनल रिलेशन है। इसको एफ को हम ये बताते कि ये इनका फंक्शन है, यानी कि कॉस्ट किसका फंक्शन है? क्वांटिटी का। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। देन अब देखते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट में क्या अंतर है। देखिए कॉस्ट इज इक्वल टू एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो हमारी लागत होती है जो उत्पादन में लगती हैं वो दो भागों में बांटी जा सकती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट। वैसे कॉस्ट तो हम बहुत प्रकार की पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, लेकिन ये मेजर आपकी जो कॉस्ट है वो क्या होती है? आपकी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? An explicit cost is a direct expense that is paid in money to others or creditors during the production of goods. ये डायरेक्ट मनी है, दिखता है सबको, अकाउंट्स बुक में लिखा जाता है, डायरेक्टली आप कोई चीज दे रहे, जैसे कि आपको आलू खरीदने हैं अपने बर्गर्स के लिए, या बिस्किट बनाने के लिए मैदा खरीदनी है, या कोई भी कच्चा माल खरीदना है। ठीक है। कैमरा बनाने के लिए भी आपको कुछ कच्चा माल चाहिए, आपको बिस्किट बनाने के लिए मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, आपको बेकिंग पाउडर चाहिए, बहुत सारी चीजें, बटर वगैरह चाहिए। तो सारी चीजों के लिए आप क्या कर रहे हैं? कच्चा माल खरीदने तो पैसा देंगे ना, तो दिख रहा है कि पैसा जा रहा है। ठीक है। तो सारी चीजें आप जितनी भी चीजें खरीदते हैं उनके लिए जो पैसा देते हैं वो क्या है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। इट रेफर्स टू कॉस्ट रिलेटेड टू वेरियस फैक्टर्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी सच एज रॉ मटेरियल्स, लेबर वेजेस, पैकेज, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा। तो जितना भी क्या हुआ, रॉ मटेरियल खरीदने में आपने जो मजदूरी दी लोगों को, जो आपके मैनेजर हैं उनको वेजेस दी, सैलरीज दी, जितना भी आपका लेबर लगा, जितने लोग उसमें लगे काम करने के लिए, आपके वर्कर्स लगे, उनको पैसा दिया। पैकेजिंग, भाई ऐसा थोड़ी है कि आप कोई भी चीज बिस्किट बनाए तो ऐसे ही ढेरी लगा के बेच दो। वैसे ढेरी में भी बिकते हैं कहीं कहीं किसी मार्केट में, लेकिन नॉर्मली लूज बिस्किट्स लोग नहीं खाते, नॉर्मली पैकेज बिस्किट्स आपके ज्यादा परचेज किए जाते हैं। तो पैकेजिंग में आपका पैसा खर्च होगा, ट्रांसपोर्टेशन में मतलब इधर उधर आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे उसमें खर्च होगा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अकाउंटिंग और एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग और एक्चुअल कॉस्ट भी, यानी कि असलियत में जो कॉस्ट जाती है आपके हाथ से, जो पैसा आप देते हो उसको क्या कहते हैं? हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फीचर्स क्या है इसके? डिटरमाइंस द प्राइसिंग ऑफ द कमोडिटी। इसी से हम निर्धारित करते हैं कि हमारी जो वस्तु है उसकी प्राइसिंग कैसे करेंगे, उसकी कीमत कैसे निर्धारित करेंगे। हेल्प्स इन कंप्यूटिंग द प्रॉफिट दैट कुड बी अर्न्ड बाय जो कॉस्ट है। देखिए प्राइस में से अगर हम कॉस्ट को घटा देते हैं वो क्या होता है? मुनाफा होता है हमारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बताती है कि हमारी कॉस्ट कितनी खर्च हुई, पैसे का लेखा जोखा इसी में तो होता है। दे आर ट्रेसेबल इन नेचर। अब पता लगा सकते हैं, ट्रेसेबल यानी हम भली भांति इनको पता लगा सकते हैं अच्छी तरह से कि हमारा कितना पैसा खर्च हुआ, क्योंकि सबका अकाउंट्स होता है ना भाई हमारे पास, कि हमारे 5000 रुपए की ये आई, 2000 रुपए यहाँ गए, 10,000 यहाँ गए, 1 लाख रुपए यहाँ गए, तो सबका हमारा अकाउंट्स होता है।
दे आर एक्यूरेट, और इसमें कोई फेरबदल नहीं होती, एक्यूरेट होती है। हम अंदाजा नहीं लगाते, हमने असलियत में देखिए अगर हमने 2000 किसी को दिए तो उन्हें लिख सकते हैं ना, लेकिन अगर हमने ये कहा कि भाई तू मेरा ये काम कर दे, सपोज मैं आकर आज तेरी आलू की टिक्की बना दूं, कल तू मेरे गोलगप्पे बना देना। सपोज एक मेरा दोस्त बर्गर का वेंडर है और मैं गोलगप्पे का वेंडर हूँ, तो होगा क्या हमारा, हम एक्सचेंज में काम करें तो हमने पैसा नहीं दिया तो हमें क्या पता किसने कितने का काम किया। तो ये आपकी इस तरह नहीं होता, यहाँ पे एक्यूरेट होती है कॉस्ट। देन इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? एक्सप्लिसिट के बाद अब इम्प्लिसिट कॉस्ट कैसी है? एन इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन sacrificed by the producer for an alternative production. The opportunity foregone is the implicit cost. अब ये implicit cost क्या है? ये factor of production. अब factor of production कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल, ये सब होते हैं आपके, ठीक है। अब जो चीजें हमने किसी और की वजह से कोई और प्रोडक्शन करने के लिए सैक्रिफाइस कर दी, छोड़ दी, उनको क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और ये अपॉर्चुनिटी फॉरगोन, यानी असलियत में ये नहीं हुआ है, हमने उसको किसी और काम में ना लगाकर किसी और काम में लगा दिया, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन में लगा दिया। सपोज आपके पास एक कमरा है, उसको आप किराए पर देकर पैसा कमा सकते थे, सपोज 10,000, 20,000 कुछ भी आप उसका ले सकते थे, 5,000 ले सकते थे। एरिया वाइज डिफर करते हैं आपके रेंट, ऐसा निश्चित कोई रेंट नहीं होता, किराया नहीं ले सकते आप कमरे का। उस कमरे में आपने क्या अपना कोई छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लिया या कोचिंग पॉइंट खोल लिया, जिसमें आप 8-10 बच्चों को या 4-6 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गए। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी को जाने दिया। कौन सी अपॉर्चुनिटी चली गई हमारे यहाँ? किराए पे देने की कमरे को। अब किराए पे अगर हमारा 20,000 में कमरा उठ रहा था तो वो क्या थी? हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस काम को करने की। अब हो सकता है हम ट्यूशन में 500 रुपए पर बच्चा कमा रहे तो 5,000 रुपए कमा रहे हैं, अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं, या 1,000 रुपए से लगा तो 10,000, यानी हमें 10,000 का लॉस है वैसे देखा जाए डायरेक्टली। लेकिन हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी दी है यहाँ पे? छोड़ी कौन सी है? किराए पे उठाने की कमरे को। वो क्या है? आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट है इसकी, क्योंकि हम अपने कमरे को अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं और किराए पे नहीं उठा रहे। तो किराए पे उठाना क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट है, या अपॉर्चुनिटी है जो हमने छोड़ दी, अपॉर्चुनिटी फॉरगोन इसको कहते हैं। यानी कि अपनी कोई चीज को हम किसी और काम में लगा सकते थे पर हमने नहीं लगाई और अपने काम के लिए यूज कर ली, उसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट कॉस्ट। और हमें पता नहीं चलता ना भाई, देखिए जब आप ट्यूशन पॉइंट अपने घर में खोल लेते हैं तो आप कमरे का किराया तो उसमें लगा रहे, आप ये सोच रहे हैं भाई मुझे 10,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। आपने 20,000 रुपए छोड़कर 10,000 रुपए कमाना पसंद किया है, ठीक है। देन और दे आर कॉस्ट व्हिच अराइज वेयर सर्टेन इनपुट्स इंक्लूडिंग फैक्टर्स आर ओन्ड बाय द एम्प्लॉय हिमसेल्फ एंड एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और ये जब होती हैं जब प्रोड्यूसर का अपना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। जैसे उसके पास कमरा, हमने एग्जांपल लिया कमरा था, सपोज उसके पास आलू के खेत हो हैं, तो जो आलू बर्गर्स में इस्तेमाल कर रहा है या टिक्की बना रहा है या कोई कचौरी बना रहा है, कुछ भी आलू की चिप्स बना रहा है, उस आलू को वो अपने खेत के आलू को यूज कर रहा है। तो उसने क्या किया है, यहाँ पर आलू के दाम अगर वो बाजार से खरीदता तो कुछ और होते ना, तो यहाँ पे आलू फ्री में वो यूज कर रहा है अपने खेत से, उनकी कॉस्ट नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो प्रोड्यूसर की अपनी वस्तु है, अपनी चीज है जिसको अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहा है। तो ऐसी चीजों की कॉस्ट भी क्या होती है? आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, पता ही नहीं चल पाती हमने कितने का माल यूज कर लिया। These costs are also defined as the opportunity cost used in various factors production. अब जो आलू आपने अपने चिप्स बनाने में यूज किए अपनी फैक्ट्री में, या अपने टिक्की बनाने में यूज किए बर्गर्स के लिए, वो आलू कहीं और बिककर कुछ पैसा कमा सकते थे कि नहीं कमा सकते थे? यानी कि आलू को बेचने की अपॉर्चुनिटी आपने खो दी और उसको अपने बर्गर्स में यूज कर रहे हैं। लेमन लैंग्वेज में यूजिंग ओन रिसोर्सेज फॉर बिजनेस। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट किस चीज की कॉस्ट होती है? अपने रिसोर्सेज को अपने बिजनेस के लिए यूज करने को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। फीचर्स क्या है? देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ मनी, यहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होता, क्योंकि अपनी चीजें थी हमने यूज कर ली, हम किसको पैसे देने वाले हैं? क्योंकि कमरा हमारे अपने घर में था ना, हमने उसमें ट्यूशन पॉइंट खोल लिया, अब ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हमसे कौन किराया मांगने वाला है? तो यहाँ पे पैसे का लेन देन नहीं हुआ। It includes an estimated value of the product added with the profit. इसमें एस्टिमेटेड वैल्यू हो सकती है। सपोज किराया तो आपको 20,000 रुपए का मिल जाता, लेकिन आप सोचे अरे 2,000 रुपए किराया लगा लो इसका, तो एस्टिमेटेड वैल्यू लगाइए। सपोज 5,000 लगा लिया आपने, तो आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हैं, एग्जैक्टली आपको कितना किराया मिल रहा था आपने वहां नहीं लिखा है। द कॉस्ट आर नॉट मेड बाय पेमेंट्स, यहाँ कोई तरह का पेमेंट नहीं होता है, आप किसी को पैसे नहीं देते, ना ही किसी से पैसे लेते हैं।
These costs are generally untraceable nature. और ये कॉस्ट जो है अनट्रेसेबल होती हैं। आप सालों साल अपने घर के कमरे को किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं तो आप इसकी कॉस्ट देने लगा रहे हैं। अगर सपोज मेरा ऑफिस घर में ही है या मेरा यूट्यूब स्टूडियो अगर मेरे घर में है और अगर मैं कहीं और यूट्यूब स्टूडियो खोलती तो मुझे पैसे देने पड़ते, लेकिन अपने घर में मैं कोई पैसा किसी को नहीं देती, फ्री में कमरा यूज करेंगे। ये क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट है, क्योंकि कॉस्ट लग तो रही है ना, हम अपना कमरा यूज कर रहे हैं, ठीक है। जिस कमरे से हम पैसा कमा सकते थे तो हमने पैसा कमाना छोड़ दिया, वो अपॉर्चुनिटी गंवा दी हमने इस काम की वजह से। तो ये क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट है। एग्जाम्पल्स क्या है इम्प्लिसिट कॉस्ट के? यूजिंग अ पर्सनल बिल्डिंग फॉर फैक्ट्री प्रोडक्शन एंड नॉट रेंटिंग इट आउट टू अर्न मनी, ये हमने डिस्कस कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन हिमसेल्फ, जो अपना पैसा था हमने अपने बिजनेस में लगाया, हमने बैंक से लोन नहीं लिया है, और उस पैसे को जो हमने लगाया अपने बिजनेस में वो अगर हम बैंक में जमा करते, एफडी कराते या कुछ हम म्यूचुअल फंड्स खरीदते हमें कमाई होती, लेकिन वो कमाई हमने छोड़ दी, हमने वो बिजनेस करना पसंद किया। वेजेस और सैलरी ऑफ एंटरप्रेन्योर, और जो वेजेस हैं सैलरीज हैं एंटरप्रेन्योर्स की, वो अब एंटरप्रेन्योर जब काम करता है अपने बिजनेस में अपनी वेजेस तो निकालता ही नहीं है, दूसरों को पेमेंट दे देता है, वो सैलरी देता है, लेकिन अपनी सैलरी उसकी नहीं निकलती, बस उसका खर्चा पानी थोड़ा बहुत निकल जाता है। कॉस्ट ऑफ पर्सनल व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर सेल इन द मार्केट, अब अपनी कार को हम जब ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं तो वो भी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि उस कार को हम यूज कर रहे हैं और हम उसकी कीमत नहीं लगा रहे। कॉस्ट ऑफ होम एसी यूज इन प्रोडक्शन पर्पसेस, अगर कहीं हम ऑफिस में किसी में ऑफिस किराए पे लेते, किसी प्लाजा में, किसी कॉम्प्लेक्स में, तो उस एसी का हमें किराया देना पड़ता, लेकिन अपने एसी को हम कोई किराया नहीं दे रहे उसकी, और हम उसको नहीं लगा रहे हैं। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, कौन कौन सी कॉस्ट होती है हमारी? अकाउंटिंग और एक्चुअल कॉस्ट होती है, फिर हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट एंड सम कॉस्ट होती है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, डायरेक्ट और ट्रेसेबल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट और नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट होती हैं, शटडाउन एंड अबंडनमेंट कॉस्ट होती हैं, शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन कॉस्ट होती हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होती हैं, जो हम सारी डिस्कस करने वाले हैं अपने वीडियो में। अब देखते हैं हम अकाउंटिंग और एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है। अब इट इज द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म इन एक्वायरिंग वेरियस इनपुट्स फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम आउटसाइड सप्लायर्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मनी कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट। जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अकाउंटिंग या एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है, जो असलियत में हम जिनके लिए पैसा देते हैं मार्केट में खरीदने के लिए डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो इन्हें क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कहते हैं, मनी कॉस्ट या नॉर्मल कॉस्ट भी कहते हैं। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट इज मनी कॉस्ट, तो उसको आप लिखेंगे दीज आर एक्सप्लिसिट कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट और अकाउंटिंग कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट। तो ये सारे के सारे क्या है? सिनोनिम कह लीजिए आप इन्हें। एक आपका कोई भी एग्जाम में कोई टर्म आ सकती है, एमसीक्यूज में आ सकती है या आपके नॉर्मल क्वेश्चन में आ सकती है, लॉन्ग आंसर टाइप में, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी कॉस्ट को किस किस और नाम से बुलाया जाता है। तो एक्चुअल कॉस्ट को अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं और ये सारी कॉस्ट के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट ऑन हायर्ड लैंड और बिल्डिंग एटसेट्रा, ये सारी क्या है? आपकी अकाउंटिंग और एक्चुअल कॉस्ट है। देन इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, अब डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स नॉट ओनली द अकाउंटिंग कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट बट आल्सो इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट जैसे नॉर्मली आपकी जो नॉर्मल जब हम कॉस्ट कहते हैं कॉस्ट, उसमें आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट ही होती है, उसी को आप इकोनॉमिक कॉस्ट कह सकते हैं, क्योंकि उसमें दोनों इंक्लूडेड है, आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इंक्लूडेड हैं, यानी कि जो दिखने वाली और जो अदृश्य आपकी लागतें हैं वो भी आपकी हैं। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या क्या है? एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट है। इकोनॉमिक प्रॉफिट्स कैसे होते हैं? आपके टोटल रेवेन्यू माइनस इकोनॉमिक कॉस्ट। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट यानी जो प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो इकोनॉमिक प्रॉफिट ही होता है, वो टोटल रेवेन्यू में से हम सारी कॉस्ट घटा दे तो वो आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ये है टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग जो कॉस्ट होती है वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है, इसीलिए हमने रेवेन्यू में से खाली एक्सप्लिसिट कॉस्ट घटाई है, यहाँ पर इम्प्लिसिट नहीं घटाई है हमने, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट नहीं घटाई। इन दिस सेंस इकोनॉमिक कॉस्ट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन अकाउंटिंग कॉस्ट, इसीलिए आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट के मुकाबले में। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, अब ये देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ फॉरगोन अपॉर्चुनिटीज। पहले भी हमने डिस्कस किया है इस चैप्टर में
कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि जो हमने छोड़ दी, अपॉर्चुनिटी यानी कि जो हमारी एक हमारे पास मौका था वो हमने गंवा दिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी उस अपॉर्चुनिटी को गंवाने की हमारी जो कॉस्ट थी वो है हमारी। इट इन्वॉल्व्स कंपैरिजन बिटवीन पॉलिसी दैट वाज अडॉप्टेड एंड पॉलिसी दैट वाज रिजेक्टेड। ठीक है, अब अगर हम अपना कमरा अपने लिए यूज कर रहे हैं और किराए पे नहीं उठा रहे हैं, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो हमने कौन सी अपॉर्चुनिटी खोई है यहाँ पर? हमने अपने कमरे को रेंट पे उठाने की अपॉर्चुनिटी खो दी, मौका खो दिया, जिससे हम अपना रेंट कमा सकते थे। 10-20 हजार जो भी हमें किराए उस कमरे के किराए के मिलते वो हमने गंवा दी, तो वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसको इस तरह भी देखते हैं कभी कभी आपके जो हमने मौका प्राप्त किया, यानी ट्यूशन पढ़ाने की कॉस्ट, अगर हम अपने घर में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, उस कमरे को यूज कर रहे हैं और किराए पे नहीं उठा रहे, तो उस ट्यूशन पढ़ाने की जो कॉस्ट है वो क्या है? आपकी 20,000 रुपए, यानी उस चीज की जो हमने खो दी, मौका खोआ, उसकी कॉस्ट हमारी इस काम को करने की कॉस्ट होती है। देन अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच, opportunity cost of a particular product is the value of the foregone alternative product that the resources used in its production could have produced। यानी कि जो अगर हम किसी और काम में लगाकर उस वस्तु को कमा सकते थे, वो कमाई जो हमने कोई, वो क्या है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ड्राइवर कैन ड्राइव अ टैक्सी, अ पर्सनल कार, एन एम्बुलेंस, स्कूल वैन और एनी अदर व्हीकल। अब ड्राइवर तो कुछ भी चला सकता है, ये सारी चीजें चला सकता है, बट कांट ड्राइव देम ऑल एट द सेम टाइम, लेकिन सबको एक साथ नहीं चला सकता। इफ द ड्राइवर if he drives ambulance, he can't drive school van। अगर वो एम्बुलेंस चलाता है, स्कूल वैन नहीं चलाएगा। This means loss of one opportunity if he takes an another one। तो यहाँ पे एक चीज को लेने के लिए उसे दूसरी खोनी पड़ेगी, इसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब इसमें डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमिन फैक्टर प्राइस। इससे हमें पता चलता है हमारे फैक्टर का प्राइस क्या था। जैसे कि अगर हमारा कमरा अगर किराए पे 20,000 रुपए में उठ सकता है, तो हमें पता चलेगा कि भाई हमारे कमरे की कीमत 20,000 रुपए है। ठीक है, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नीड्स टू बी पेड अ प्राइस दैट इज एटलीस्ट इक्वल टू व्हाट इट कमांड्स फॉर रिव्यूज। अब अगर हम उसमें ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो कम से कम हमें इतनी कमाई जरूर करनी चाहिए, मतलब साल 6 महीने में कम से कम इतनी कमाई हमारी शुरू हो जानी चाहिए जितने हम किराए से कमा सकते हैं। नहीं तो वो बिजनेस आप बंद कर दिए, वो काम आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है। इससे बेटर आप उस चीज को, अपनी जो वस्तु आपका फैक्टर प्रोडक्शन, उसे किसी और काम में लगा दें, यानी किराए पे उठा दें अपने कमरे को, या किसी और को बिजनेस करने के लिए दे दें। आप खुद उसमें बिजनेस मत करिए, क्योंकि आप तो लॉस में जा रहे हैं। देन if the factor price is less than factor opportunity cost, the factor will quit। अब अगर किसी मजदूर को या किसी व्यक्ति को अपने घर में जो बिजनेस कर रहा है उसे कम पैसा मिल रहा है, जैसे सपोज कोई एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो किसी स्कूल में अगर जॉब करे तो उसे 50,000 रुपए मिल सकते हैं, लेकिन घर में ट्यूशन पढ़ाया तो सिर्फ उसे 10, 15 या 20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो उसे क्या करना चाहिए? घर के ट्यूशन बंद करके नौकरी कर लेनी चाहिए, उसमें से फायदा। क्योंकि अगर आपकी जो काम आप कर रहे हैं, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से कम है, यानी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उससे कम है, तो क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? जो दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है उसकी कॉस्ट होती है। अगर उसमें आपको पैसा ज्यादा मिल रहा है तो आप ये काम छोड़ देंगे, क्योंकि अगर मुनाफा कम हो रहा है आपके काम में। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज आल्सो एप्लीकेबल टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। पब्लिक एक्सपेंडिचर में भी लागू होती है। फॉर द इकोनॉमी एज अ होल टू इंक्रीज डिफेंस बजट, सिविलियन बेनिफिट्स हैव टू बी फॉरगोन और सैक्रिफाइस्ड। अब यहाँ पे क्या किया जाता है? बट डिफेंस एक देश की बहुत जरूरी होती है। अभी आपने सुना होगा कि चाइना हमारे देश पे बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रहा है, हमारे बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा नजर रख रहा है कि भाई इसके एरियाज को ले लिया जाए, इंडिया के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है कुछ एरियाज पे। अब इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया है? चाइना का जो बॉर्डर है उसके साथ उसने 90 प्रोजेक्ट्स की अनाउंसमेंट की है। क्यों? क्योंकि डिफेंस का ध्यान बहुत जरूरी है रखना, क्योंकि अगर देश की जो बाउंड्रीज हैं, आपकी नेशनल बाउंड्रीज है, वो खतरे में पड़ जाती हैं, तो ना तो आपका देश फ्लरिश करेगा, ना ही आप फ्लरिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या है? सिविलियन बेनिफिट्स को छोड़कर आपके डिफेंस के बजट पे बहुत ज्यादा डिफेंस पे ध्यान दिया जाता है, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी इस तरह किया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट जो पोर्शन है इसको हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और इसका सेकेंड पार्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम सारी कॉस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही।
आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हम मैनेजर इकोनॉमिक्स की अब लगातार वीडियोस डालने वाले हैं, आप बने रहिएगा साथ में, और हम इस सीरीज को पूरा करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम दोबारा इस सीरीज को पूरा करेंगे, क्योंकि अभी जो अधूरी सीरीज थी हमारी, कुछ हमारे नॉर्मल बोर्ड पे जो मैग्नेटिक बोर्ड था, व्हाइट बोर्ड, उस पे थे, अभी डिजिटल बोर्ड पर हैं। तो हम इस सीरीज को दोबारा शुरू करेंगे और दोबारा सारी एक सीरीज हम डिजिटल बोर्ड पे भी बनाएंगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।